क्या बात है आमों की, हो देसी या विदेशी, सुर्खें हो सरौली हो तुखमी हो कि कलमी, चौसे हो सफ़ेदें हो खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। फिरदौस में गंदुम के एवज आम जो खाते, आदम कभी जन्नत से निकाले नहीं जाते। आम का सीज़न चल रहा है और आम के ढंग के दीवाने अगर मिल जाएं तो तार्किकता जो है वो स्वाद के आगे हथियार डाले नजर आती है। सिर्फ एक फल नहीं, इमोशन है आम। दुनिया भर की ज़बां पर अलग अलग तरीकों से पहुंचा है आम। अब हमारे यहाँ ही देखिए, आम रस है तो आम पन्ना भी है, आम अचार है तो मैंगो लस्सी भी है, अमचूर भी है और न जाने कितने तरीके से हमने आम को बरता है। लेकिन किताबों के किस्सों में, शायरों के मिसरे में और बाग से लेकर रसोई के मर्तबान तक आम था, आम है, आम रहेगा। तो नमस्कार और स्वागत। अभिषेक नाम है मेरा और तारीख में आज बात आम की उत्पत्ति की, उसके नामों की व्युत्पत्ति की और साथ ही आम से जुड़े आम और खास सभी तरह के किस्सों की। Brought to you by Sharda University Higher and New India Assurance, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. आम स्टोन एज से हमारे साथ रहा है। आम की उत्पत्ति दक्षिण एशिया, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के साझे इलाके में हुई। 5-6 हज़ार साल पहले जब इंसान ने खेती सीखी ही थी तब भी आम था। असम और मेघालय के जंगलों में तब पाया जाता था जीवाश्म, और जीवाश्मों के साथ जंगली आम यानी मैंजिफेरा सिल्वेटिका के अवशेष ये इसकी तस्दीक करते हैं। विज्ञान की एक शाखा होती है पेलियोबॉटनी। इसमें बहुत पुराने पौधों का अध्ययन किया जाता है। इससे जुड़ा एक सेंटर है, लखनऊ में है सेंटर, उसका नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। यहाँ की एक शोध का हवाला देते हुए कुमाऊं यूनिवर्सिटी की डॉक्टर इंदु मेहता बताती हैं कि करीब 6 करोड़ साल पहले मैंजिफेरा पत्तियों को असम की डमालग्रे पहाड़ियों से खोजा गया। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की भाषा में आज के आम को मैंजिफेरा इंडिका कहते हैं। और अच्छे से समझें तो आम एनाकार्डी एसियाई परिवार का हिस्सा है, जिसमें काजू, पिस्ता आते हैं और ऐसे कुछ और ड्राई फ्रूट्स आते हैं। अब आते हैं भारत के वैदिक काल में। खाने का हिस्सा होने के साथ साथ कल्चर और मेडिसिन के रूप में भी आम इंसानी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बना। ऋषि मुनियों ने आम के पेड़ों की छाया में तपस्या की। उनके आश्रमों के आसपास आम्रवन यानी आम के बाग हुआ करते थे। आम के बागों को समृद्धि का और शांति का प्रतीक माना जाता था। उत्तर वैदिक इरा से आम की लकड़ी को यज्ञ में इस्तेमाल किया गया। इसकी छाल से वैद्यों ने मरीजों के घाव भरे, यानी उपचार में भी यह काम आया। आम के ग्लोबल होने का सफर इसके बाद शुरू हुआ। बौद्ध भिक्षुओं और व्यापारियों ने इसे दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया जैसे देशों में फैलाया। 10वीं सदी में फारसी और अरब व्यापारियों ने आम को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के जंजीबार तक पहुंचा दिया। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. 16वीं सदी में पुर्तगाली भारत आए। आम की एक कहानी इनके हिस्से की भी है, सुनते हैं। अल्फांसो आम का नाम पुर्तगाली कमांडर अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पर ही पड़ा है। ये किस्म गोवा और कोंकण क्षेत्र में विकसित हुई और अपने मक्खन जैसे गूदे और मीठे स्वाद के लिए मशहूर हुआ। आज अल्फांसो की मांग इतनी है कि इसका एक्सपोर्ट शॉर्टेज हमेशा बना ही रहता है। पुर्तगाली ही इसे ब्राज़ील भी ले गए अपने साथ। वहाँ से आम वेस्ट इंडीज और मैक्सिको तक भी पहुँचा। 18वीं सदी में ब्रिटिश और स्पेनिश उपनिवेशवादियों ने आम को फ्लोरिडा, हवाई और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने का काम किया। आम की पहुंच दुनिया के अलग अलग हिस्सों में है तो अलग अलग वर्गों में भी है। बौद्ध धर्म में भी आम का विशेष महत्व है। महात्मा बुद्ध को श्रावस्ती में एक व्यापारी ने जेतवन नाम का बगीचा भेंट किया। यह आम का बाग था जो बाद में बौद्ध मठ का हिस्सा बना। एक और आम्रवन का जिक्र महात्मा बुद्ध के वैशाली प्रवास से भी मिलता है। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली ने बुद्ध को आम का बाग भेंट किया था। कहते हैं कि आम्रपाली एक अनाथ कन्या थी जो एक व्यापारी को आम के पेड़ के नीचे मिली थी। दिलचस्प तो ये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1971 में इसी नाम से
आम की हाइब्रिड नस्ल भी इजाद की, डेवलप की। डॉक्टर पीयूष कांति मजूमदार ने आम की 2 शानदार किस्म नीलम और दशहरी से जो नई ब्रीड थी उसे खूबसूरती और अच्छे स्वाद के चलते आम्रपाली नाम दिया गया। अब बारी आम के मुगलिया किस्सों की। खुद बाबर ने इसे हिंदुस्तानी फलों में सबसे बेहतरीन स्वाद बताया है। बाबरनामा के मुताबिक आम अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा। अमूमन आम कच्चा तोड़कर घर में पकाया जाता है, यहाँ चटनी अच्छी बनती है। कुल मिलाकर आम हिंदुस्तान का सबसे अच्छा फल है। एक खरबूजे को छोड़कर ये सबसे अजीज है। फिर हुमायूं के दौर में सत्ता डावाडोल रही। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। हुमायूं पर अपनी जीत के एवज में शेरशाह ने आम की एक किस्म का नाम ही चौसा रख दिया। कुछ लोग इसे किस्सा गोई मानते हैं और कुछ पक्की बात, लेकिन आम का ये किस्सा दिलचस्प जरूर रहा होगा। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और उसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भागते हुए बिताया। इसके बावजूद इस भाग दौड़ के बाद भी हुमायूं को भी अपने नाम पर एक आम की किस्म का नाम रखने का श्रेय दिया जाता है, हुमायूं पसंद। आज भी ये दोनों किस्में उगाई जाती हैं, खाई जाती हैं। मैंगो हिस्ट्री, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस नाम के शोध से अकबर की आम से दिल्लगी भी बाखूब मालूम होती है। आम के लिए अकबर का काल एक अहम टाइम पीरियड भी रहा। हुसैन नाम के एक माली थे, बहुत बढ़िया आम उगाते थे। उनका काम इतना शानदार था, इतने बढ़िया आम उगाते थे कि इसके चलते उन्हें बिहार का गवर्नर भी बना दिया गया। ग्राफ्टिंग यानी कलम लगाने से लेकर लाख पेड़ वाले आम के बाग इसी दौर में राजकीय संरक्षण में पनपे। यह आम के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक था, जिसमें तोतापरी, रटौल और महंगा केसर भी शामिल थे। एक किस्सा दरभंगा से। दरभंगा में एक जगह पड़ती है लाखी बाग। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने भी आईने अकबरी में आम का जिक्र किया है। जहांगीर के दौर में जहांगीरनामे की ये पंक्ति अंदाजा दे जाएगी। काबुल के फलों की उत्कृष्टता के बावजूद उसमें से कोई भी आम जितना स्वादिष्ट नहीं है। शाहजहां के दौर में भी अकबर की तरह बाग लगाए गए। दिल्ली के महरौली का शमसी तालाब पहले झरना कुतुब कहलाता था और यहाँ आम के बाग हुआ करते थे। मुगलिया दौर में आम को ऐसा संरक्षण मिला कि उत्सवों से लेकर डिप्लोमेसी तक दूतों और पड़ोसी राज्यों में आम गिफ्ट किए गए। पुष्पेश पंत इस संदर्भ में बताते हैं कि औरंगजेब ने फारस के शाह अब्बास को सिंहासन के लिए अपनी लड़ाई में समर्थन देने के लिए आम भी भेजे थे। बादशाह बनने के पहले औरंगजेब दक्कन के सूबेदार थे। एक बरस दिल्ली तख्त को आम भेजने में औरंग ने कोताही कर दी। आम के प्रति शाहजहां का इतना गहरा लगाव था कि उन्होंने अपने बेटे औरंगजेब, जो तब दक्कन के वजीर थे, उनको नज़रबंद तक करवा दिया था, क्योंकि औरंगजेब ने सारे आम अकेले ही खा लिए, ऐसा उनके पिता को लगा। मुगल शहजादे दारा शिकोह ने तो आमों पर नुस्खादार फन्नी फलाहत नाम से लिखा भी है। इसमें बागों में उगाई जाने वाली आमों की किस्म और कलम लगाने की विधियों की जानकारी शामिल है। आम पना, आम की लौज और आम पुलाव मुगलों की रसोई से आज तक बरकरार भी है। आम की बात हो तो जैसे मुगलई किस्से ज़रूरी हैं, वैसे ही दशहरी और लखनऊ के किस्से भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब आते हैं दशहरी पर। किस्सा को हिमांशु वाजपेयी बताते हैं कि दशहरे की 2 बड़ी चर्चित कहानियां हैं और दोनों उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास की ही है। इसमें से पहली कहानी मलिहाबाद की है और दूसरी काकोरी के नज़दीक दशहरी गांव से इसके तार जोड़ती है। यूँ तो 300 साल पुरानी किस्म है, लेकिन दीवानगी ऐसी कि ईंट पत्थर तक चलवा दे। इसका नाम दशहरी गाँव से पड़ा, जहाँ नवाबों के बागानों में इसे उगाया जाता था। कहा जाता है कि एक स्थानीय बागवान ने इस किस्म को ग्राफ्टिंग के जरिए विकसित किया। आज भी इसका मदर ट्री मौजूद है। कहते हैं कि लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को दशहरी बहुत पसंद थे। वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ के बागानों से ताज़े आम शाही दरबार में पहुंचाए जाते थे। उनकी वंशज मंजिलत फातिमा, जो आज अवधी व्यंजनों को संरक्षित करती हैं, उन्होंने बताया कि आम से बने मुरब्बे और शरबत उनके शाही भोजनों का खास हिस्सा हुआ करते थे। प्राचीन साहित्य में आम का वर्णन काव्यात्मक भी है। संस्कृत कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम में आम की बौर और फलों की सुंदरता का ऐसा वर्णन किया है कि यौवन इसी से प्रेरणा लेता हो, ऐसा मालूम पड़ता है। 4वीं सदी में लिखे अमरकोश में आम को रसाल यानी रस से भरपूर बताया गया है। फाहियान और सुंग यून ने भी बुद्ध के मोक्ष में आम के वृक्ष की भूमिका तक बताई है। मध्यकाल में भारत आए मोरक्कन यात्री इब्न बतूता ने आम के अचार को अपने वर्णन में जगह दी है, तो फारसी कवि अमीर खुसरो आम को फख्र गुलशन यानी बगीचे की शान बताते रहे हैं। सकल बन फूल रही सरसों, अम्बवा फूटे टेसु फूले, कोयल बोले डार डार, गोरी करत सिंगार।
ये खुसरो की ही लिखी पंक्तियाँ थीं। इसके बाद बाबरनामा, आईने अकबरी और जहांगीरनामा जैसे मुगल दस्तावेजों में आम की खास जगह दर्ज हुई। 19वीं सदी में अ ट्रीटाइज ऑन मैंगो नाम से प्रबोध चंद्र डे ने आम पर बढ़िया किताब लिखी थी। सफदा, दो अंटिया, खानम पसंद और अली बख्श जैसे नाम आपने शायद ही सुने होंगे। ये किताब मालदा के साथ बंगाल की इन वैरायटीज़ को भी मेंशन करती है, इनके बारे में भी बताती है। इनके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर भी आम के अच्छे शौकीन थे। आमेर मोनजोरी यानी आम्रमंजरी नाम से उन्होंने कविता भी लिखी है। अगली किस्म है लंगड़ा, आपकी और कई लोगों की पसंदीदा किस्म। इस पर भी सागर खयामी का एक जरा शेर सुनते चलिए। आम तेरी ये खुशनसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। लंगड़ा आम की उत्पत्ति बनारस की बताई जाती है। कहीं सुनी माने तो एक लंगड़े साधु ने इसकी खेती शुरू की, जिसके कारण इसका नाम लंगड़ा पड़ा। ये भी दशहरी के ही आसपास की किस्म है, लेकिन हरा पीला रंग और तीखा मीठा स्वाद इसे थोड़ा यूनिक बनाता है। लंगड़ा आम की अचार सेक्टर पर बढ़िया पकड़ है। ये उत्तर भारत में अचार बनाने के लिए सबसे विख्यात है, सबसे लोकप्रिय किस्मों में से एक है। अब कुछ और पूरब को चलिए। BBC पर लिखे अशोक पांडे के लेख से एक बढ़िया किस्सा मिलता है यहाँ का भी। बंगाल के नवाब मुर्शिद जफर खान 1704 में अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए। आम से लगाव नवाबी खून में था। इन्हीं में एक थे नवाब हुसैन अली मिर्ज़ा बहादुर। नवाब साहब के बगीचे में हकीम आगा मोहम्मद ने कोहे तूर नाम की आम की एक किस्म को ईजाद किया। कोहे तूर का फल इतना सुडौल और स्वादिष्ट हुआ करता था कि जब हकीम साहब उसकी एक टोकरी नवाब साहब के लिए उन्होंने पहुंचाई, आम बेहतरीन था। नवाब ने हकीम से पूरे पेड़ की मांग कर डाली। पेड़ नवाब के बगीचे में लगाया गया और हकीम आगा को मुआवजे में 2000 रुपये उस समय दिए गए। कहते हैं कि तब से कोहे तूर किस्म को बस नवाबी शौक तक ही बांध दिया गया। ये बड़ी गलत बात है। गुजरात के केसर आम को 20वीं सदी की शुरुआत में जूनागढ़ के नवाब ने सहारा दिया, तो बंगनपल्ली को भी नवाबी प्रश्रय मिला। सबके अपने अपने आम की वैरायटी इतनी है कि हम बताते बताते थक जाएंगे और आप सुनते सुनते। तो अब वापस आम के कुछ चर्चित मामलों पर आते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, आम ने भी इसे अख्तियार किया। 18वीं सदी में कलम बांधने के लिए ग्राफ्टिंग की तकनीक ने नई किस्मों को विकसित करना आसान बनाया। लखनऊ के मलिहाबाद के कलीमुल्ला खान ने तो एक ही पेड़ पर ग्राफ्टिंग से 315 किस्में पैदा की, अजूबे को सच कर दिखाया। भारत सरकार ने खान साहब को पद्मश्री देकर उनका सम्मान भी किया। आज उन्हें मैंगो मैन के नाम से भी जाना जाता है। आज आम का उपयोग ताज़ा फल, जूस, शेक, आइसक्रीम, अचार, चटनी और मिठाइयों में धड़ल्ले से होता है। मैक्सिको में आम को मैंगो साल्सा में इस्तेमाल किया जाता है, तो थाईलैंड में हरे आम से सोमतम यानी एक किस्म के सलाद बनाया जाता है। मियाज़ाकी नाम की एक किस्म तो ऐसी है जो हद महंगी है और बहुत दुर्लभ भी। आम केवल एक फल नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, स्वाद का संगम है। आम जंगल से चला और भारत के आम्र वनों से होकर दुनिया के रेस्टोरेंट तक, तमाम रसोइयों तक पहुंचा। अल्फांसो, दशहरी और चौसा जैसी किस्मों की कहानियां इसकी फ्री ब्रांडिंग करती आई हैं। चाहे आप इसे अचार के रूप में खाएं, आमरस के रूप में पिएं या ताज़ा काट कर इसका आनंद लें। आम की हर एक बाइट दूसरे से अलहदा है, हर बाइट पहली से अलग। लोग अपने घर द्वार और स्वाद के हिसाब से किसी एक किस्म को बेहतर बता देते हैं। आप इस मामले में मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां की सलाह मानिएगा, जिन्हें दुनिया गालिब कहती है। वो भी इसके कायल हुआ करते थे। गालिब कहते थे, आमों में बस 2 खूबियाँ होनी चाहिए, एक तो मीठे हों और दूसरे बहुत सारे हों। हम इनसे सहमत हैं। खैर, आम पर ये जानकारी जुटाई है और ये रोचक एपिसोड लिखा है हमारे साथी अनुराग ने। आप आम खाइए, इसका लुत्फ उठाइए, क्योंकि सीज़न जल्द बस जाने ही वाला है। आपकी कौन सी किस्म आम की सबसे खास है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।